नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नज़र आती है। निफ्टी 50 इंट्राडे बेसिस पे 16,300 के ऊपर गया लेकिन स्लाइटली नीचे क्लोज हुआ है। 0.22% की तेज़ी। निफ्टी बैंक में आधे % की गिरावट है। कल ऐसा हुआ था कि निफ्टी में जो तेज़ी आई थी वो बैंक की वजह से थी, लेकिन आज बैंक ने सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद निफ्टी में आपको तेज़ी दिखाई पड़ती है। निफ्टी मिड कैप फ्लैट है, जिसके कारण AD रेशियो भी डिक्लाइन के फेवर में चल रहा है। जब से ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में, तब से मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और 2-3 दिनों से आपको AD रेशियो हेवीली अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल में आधे % की तेजी, नेचुरल गैस में 0.3% की तेजी, गोल्ड में तकरीबन आधे % की गिरावट, सिल्वर के बारे में बात करें तो तकरीबन 1% की गिरावट दिखाई पड़ती है। करेंसी में कुछ नहीं हो रहा है। करेंसी फिलहाल हमें कॉन्सोलिडेट ही करता हुआ नजर आता है। जिस प्रकार से निफ्टी कॉन्सोलिडेट कर रहा था, उसी प्रकार से करेंसी मार्केट भी कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ग्लोबल इंडाइसेस में ओवरऑल आपको पॉजिटिविटी नजर आती है। निफ्टी के चार्ट पर क्लियरली नजर आता है आज वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले गिरावट हुई, फिर से तेजी आई, फिर से गिरावट आई, उसके बाद हमें एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिला और लास्ट में फिर से करेक्शन देखने को मिला है। डेली कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। तो मार्केट में अच्छी तेजी आई है। 15,500 के आसपास जाने के बाद 16,350 तक मार्केट जाता हुआ नजर आया है। तो ऑफकोर्स अगर कोई 50, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट का भी करेक्शन हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। RSI 70 के ऊपर है। मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और जब से निफ्टी ने ये ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट भी काफी अच्छा किया है, बड़ी कैंडल के साथ किया है, तब से स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आता है। और फिलहाल के लिए लार्ज कैप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके थे क्योंकि FIIs माल बेचते जा रहे थे। माल कहां पर बेच रहे थे? फाइनेंशियल स्टॉक में। कोटक बैंक, HDFC बैंक सब कुछ हमें हेवीली अंडर परफॉर्म कर रहे थे। HDFC लिमिटेड यहां पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 में अच्छी तेजी इसके लिए दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी है। अगर गिरावट होती भी है तो यही 16,000 का लेवल, 15,950 का लेवल, ये जो लेवल्स हैं बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ेंगे। न्यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी न्यूज़ इंडिया में अभी यही चल रही है, मार्केट में यही चल रही है कि कुमार बिरला स्टेप्स डाउन एज चेयरमैन, पेरेंट कंपनी रूल्स आउट फ्रेश इक्विटी। फिलहाल VI क्राइसिस चल रहा है। वोडाफोन आइडिया एक तो ज़बरदस्ती मर्ज हुए थे, सिचुएशन खराब हो गई थी, लेकिन मर्ज होने के बाद भी कुछ अच्छा यहाँ पर निकलता हुआ नज़र नहीं आता है। चेयरमैन पद से तो रिजाइन कर दिया है, अभी फ्रेश इक्विटी भी इशू नहीं करना चाहते। मतलब अभी कंपनी को जो प्रमोटर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा पैसा डालने में, उन्हें फ्यूचर ही नज़र नहीं आता है वोडाफोन आइडिया में। तो ओवरऑल अगर आपने भी स्टॉक को खरीद कर रखा है तो मेरे हिसाब से ज्यादा खरीदने का भी कोई मतलब नहीं है, होल्ड करने का मतलब नहीं है। यह बस एक स्टॉक है। अभी कंपनी तो यहां पर खल्लास होती हुई नजर आती है। एक्चुअली यही जो फिलहाल ये क्राइसिस चल रहा है, VI क्राइसिस, यही एक रीजन है जिसके कारण निफ्टी ऊपर गया है, बैंक निफ्टी नीचे गया है। जिन्होंने भी लोन दिया है वहां पर आपको गिरावट नजर आती है। SBI, IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छी खासी गिरावट हुई है और इसका फायदा किसे हो रहा है? एयरटेल और जियो को फायदा होता है और इसके कारण आपको स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली और इसी के कारण आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ नजर आया है और बैंक निफ्टी में गिरावट नजर आती है। तो ऑफकोर्स ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि क्राइसिस सॉल्व हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि क्राइसिस सॉल्व हो पाएगी। बहुत सारे पैसा यहाँ पर फंस चुका है, कितने सारे हमें NPS की सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो है हमें उसी प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ पर सिर्फ आशा रखते हैं कि कुछ हो जाएगा अच्छा, उस प्रकार से आपको वोडाफोन में पैसे डालने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, 185 करोड़ हो चुका है, अच्छी बात है। ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के सेल्स ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, तो ओवरऑल अच्छी बात है। डिसेंट रिजल्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। IPO के बारे में बात करें, IPOs बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल का IPO है, टोटल सब्सक्रिप्शन 6.73 टाइम्स होता हुआ नजर आता है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है रिटेल्स का। QIB और NII का पोर्शन भी फुलफिल हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात करें, टोटल 5.42 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। QIB ने अभी तक फुल यहाँ पर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है। RIIs बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई पड़ते हैं। एक्सार होटल्स भी आप देख पाएंगे रिटेल निवेशक ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। QIB ने फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया, हालांकि IPO बहुत ही ज़्यादा छोटा है।
विंडलास बायोटेक के बारे में बात करें तो 7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी होता हुआ नजर आता है। QIBs ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चारों IPO में से अगर आपको पैसा लगाना है, ऑफकोर्स मैं लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, IPO में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की तो यहाँ पर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर चल रही है, इसलिए महंगे वैल्यूएशन पे IPO को लाया जा रहा है और महंगे शेयर्स, महंगे वैल्यूएशन पे शेयर्स को बेचा जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर मुझे कोई सेंस दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर बात करें लिस्टिंग गेन के बारे में तो यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक और टॉप में मेरे हिसाब से देवयानी इंटरनेशनल पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। इस IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा सकता है। एक्सारो टाइल्स और विंडलास ये बहुत ही छोटे IPO है, इसे आप थर्ड कैटेगरी में, थर्ड प्रायोरिटी में और फोर्थ प्रायोरिटी में रखने के बारे में सोच सकते हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी देवयानी इंटरनेशनल IPO में, उसके बाद कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।